एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मैं तो इतनी बदनसीब थी, पैदा होते ही माँ बाप को खो दिया था। जब शादी हुई तो पति को खो दिया। आज मैं अपनी किस्मत पर बैठी रो रही हूँ और ये सोच रही हूँ आखिर भगवान ने मुझे इस दुनिया में किस लिए भेजा। यही सोचते सोचते मेरी आंख लग गई थी। मैं रात को अपनी कोठड़ी में चुपचाप सो रही थी जब मुझे एक औरत जगाने के लिए आई। मैंने कहा मैं जेल में हूँ और मुझसे काम करवाने का आपको कोई हक नहीं है। आधी रात को आप मुझे क्यों जगाने आई हैं? उसने कहा कि अभी तो एक ज़रूरी काम है। वह मुझे अपने साथ एक जगह पर ले गई जहाँ पर मुझे साफ सुथरा कपड़ा पहनाया गया, खुशबू लगाई गई। उसके बाद उसने मुझे एक जेल के अंदर धक्का दे दिया। सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। इंसान को सज़ा मिलती है तो उसके अपने किए गए कुकर्मों की ही मिलती है, लेकिन ये तो सज़ा बहुत बड़ी सज़ा थी। मैं बिल्कुल निकलना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ से कोई रास्ता बाहर जाता ही नहीं था। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अपनी कोठड़ी में थी और मेरी साथी मेरे पास बैठी मेरे पाँव दबा रही थी। मैंने कहा क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। महसूस नहीं कर पा रही थी कि मेरे बदन के कौन से हिस्से पर जख्म लगा हुआ है। उसने कहा कि तुम्हें जो कुछ हुआ है वह तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगी, जब तक तुम ये चीज़ अपने पास रख लो। उसने मेरी हथेली में फिटकरी का एक टुकड़ा रख दिया और फिर उस फिटकरी के एक टुकड़े से मैंने अपनी तकदीर कैसे बदली ये जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। मैंने उमेश नाम के आदमी से प्यार की थी। वह बहुत अमीर आदमी था। उसके 4 भाई थे, 3 बहनें थी और करोड़ों की जायदाद भी थी। हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। मुझे उसकी मोहब्बत से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। मुझे अमीर होने का कोई शौक नहीं था। मेरा नाम मनोरमा है। मैं बहुत खूबसूरत थी। मैंने उससे कहा कि हम किसी जगह पर छोटा सा घर बनाकर रह लेंगे, बस जहां हम दोनों हों। उसने कहा कि तुमने एक करोड़पति आदमी से शादी की है और अब तुम छोटा सा घर बनाना चाहती हो। तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें मैं इस दुनिया में सारी खुशियां देना चाहता हूँ। हमारी शादी हो गई, मैं उसकी धर्मपत्नी बन गई और फिर जब उसने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करने का अनोखा फैसला किया तो उसके घर वाले भी इस फैसले के हक में थे। मैं हैरान थी वह इतने खुश क्यों हैं, पर मुझे क्या पता था कि उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है। उन्होंने उमेश को इस दुनिया से भगवान के पास भेज दिया, इल्जाम मेरे सर पर लगा दिया। ये सारी जायदाद की मालकिन बन गई है, इसलिए उसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया है। खुद वह ऐसे रो रहे थे जैसे उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ हो, बल्कि नुकसान तो मेरा हुआ था। मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाई थी। मुझे जेल में भेज दिया गया था, यानी कि सबसे बड़ी जेल में। पहले मेरे ट्रायल हुए। मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं क्या बोलती? मैं अपने हक में कुछ ना बोल सकी, क्योंकि जो मेरा था वह खत्म हो चुका था। यहाँ पर आ गई थी और सोचा कि बाकी की जिंदगी उस काल कोठड़ी में पड़े पड़े बिता दूंगी। अब मेरे पास ना ही जिंदगी का कोई मकसद है और ना ही मेरा कोई इस दुनिया में है, क्योंकि मेरे माँ बाप तो पहले ही नहीं थे। बस एक उमेश था जिसे मैंने अपना सब कुछ समझ लिया था। मेरा सब कुछ यहीं पर गुजरने लगा था। मैं किसी से ज़्यादा बोलती तक नहीं थी, ज़्यादा बात नहीं करती थी। यहाँ मुझे काफ़ी सारी औरतें देखने को मिली, अजीबोगरीब तरह की। कुछ देखने को बहुत खतरनाक थी, कुछ मेरी तरह बेगुनाह। पर हम सब यहीं अपनी सज़ा काट रहे थे। सब ने मुझे कहा कि तू बड़ी खूबसूरत है, कम उम्र की है, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जुर्म कैसे कर लिया? मैंने कहा कि जुर्म तो मेरा यही था कि मैं मोहब्बत कर बैठी थी। कुछ लोगों ने मुझसे हमदर्दी जताई, कुछ लोगों ने मुझे बातें सुनाई, यहाँ तक कि मुझ पर हाथ भी उठाया। मेरे साथी का नाम निशा था। हम दोनों एक ही जेल में थे। उसने कहा कि यहाँ पर तो बहुत कुछ होता है, तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि जेल है, किसी का घर नहीं। मैंने कहा हमारे लिए तो हमारा अपना घर भी अपना घर नहीं था। अपने घरों में भी हम बुरी तरह आफत में पड़े हुए थे, तो फिर ये तो जेल है। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी बात का मतलब कुछ और ही था। हम लोगों को दिन में बाहर छोड़ दिया जाता था, यानी वह एक बहुत बड़ी चारदीवारी थी। उसके अंदर हम लोग फिर सकते थे, काम वगैरह करते थे, खाना बनाते थे, सब्जियां काटते थे, जेल का खाना बनाते थे, जेल को साफ करते थे, कपड़े भी धोते थे। उसके बाद जब शाम होने लगती तो हमें कैद कर दिया जाता था। आज मैंने सारे काम वगैरह ख़त्म करके बहुत थक गई थी और जाकर अपने बिस्तर पर लेटी थी कि थोड़ी देर के बाद मुझे जेल का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मुझे इतनी सख्त नींद आ रही थी कि मैं आवाज़ तो सुनी थी, मुझे उठा नहीं जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही एक पुलिस वाली औरत मेरे पाँव के पास आकर बैठी, मुझे जगाने लगी। मैंने कहा क्या बात है, क्या काम है आपको? उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा, बड़ा ज़रूरी काम है। मैंने कहा क्यों? मुझसे कोई मिलने आया है? मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसने कहा कि नहीं, इस टाइम नहीं आया, बस तुम ये समझ लो कि ये मुलाकात है, लेकिन तुम्हें उससे बहुत फ़ायदा होगा। मैंने कहा क्या मतलब?
वह मुझसे अपने साथ ले जाने लगी। उसने कहा कि ज़्यादा सवाल मत करो, जितना काम बोलूँगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मुझे एक कमरे में ले गई। ये तो किसी का ऑफिस लगता था, शायद यहाँ के सबसे बड़े जेलर का कमरा था, लेकिन वह जेलर वहाँ नहीं था। उसने कहा कि ये कपड़े हैं और इनको पहन लो। मैंने उन कपड़ों को देखा। वह कपड़े तो बहुत खूबसूरत था, उसका कलर भी बहुत प्यारा था और ये बहुत कीमती कपड़ा था। मैंने कहा, ये कपड़े मुझे इस टाइम पहनने के लिए क्यों कह रही हो? क्या करना है मुझे? मैंने कपड़े पहन लिए। उसने कहा कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो। मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ कि ज़्यादा सवाल मत करो। जाओ तुम बाथरूम में मुंह हाथ धो लेना और ज़रा अपने आप को साफ सुथरा भी कर लेना। ये कपड़े भी पहन लेना, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, इसी में तुम्हारा फ़ायदा है। मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं बाथरूम में गई। मैंने मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले। उसने मुझे लगाने के लिए लिपस्टिक दी। मैंने कहा, आखिर हो क्या रहा है? अब उसने मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा था। मैं हैरान रह गई थी। ये जेल थी, यहाँ पर कोई आपको प्यार से समझाने वाला नहीं था। अगर आप ज़्यादा सवाल करते हो तो यही होना था। अब तो मैं चुप हो गई थी। मुझे सजाकर खूबसूरत बनाकर एक दूसरे कमरे में ले गई। ये कमरा भी किसी ऑफिस जैसा ही लग रहा था, लेकिन यहाँ से थोड़ा दूर था। इधर भी कोई मौजूद नहीं था। वह मुझे वहाँ पर छोड़कर खुद चली गई। मैं थोड़ी देर कुर्सी पर बैठी रही, उसके पास देखती रही। फिर मुझे लगा, इस कमरे में तो कोई भी नहीं आ रहा है, मुझे यहाँ पर क्यों बिठाया है? मैं दरवाजे के पास गई, यहाँ से निकल सकूं। तो हैरान रह गई, दरवाजा तो बाहर से बंद था और उस कमरे के अंदर एक दरवाजा और था, जिसको मैं कब से बाथरूम समझ रही थी, लेकिन वह किसी और कमरे का दरवाजा था। वहां से एक आदमी उस कमरे में दाखिल हुआ था। मुझे देखकर मेरी तारीफें करने लगा। मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी, मुझे समझ आ गया था यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह हुई तो मैं अपनी कोठड़ी में ही थी और मेरी हालत बहुत बुरी थी। पहले तो मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, आंख ही नहीं खुल रही थी। ऐसा लगता था आधी नींद में हूँ और जाग नहीं पा रही हूँ। फिर मेरी आंखों के सामने वह मंजर साफ होता हुआ दिखाई दिया। पास बैठी औरत मेरी टांगे दबा रही थी। एक औरत भी वहां मौजूद थी। वह टाइम था जिसमें हमें खोल दिया जाता था, इसलिए कोई भी अंदर आ सकता था। मैंने कहा, क्या हुआ है मेरे साथ? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। उसने कहा कि चुप हो जाओ और चुप रहने में ही तुम्हारी भलाई है, और जो कुछ हुआ है उसे याद मत करो। एक औरत सर पकड़े बैठी थी। उसने कहा कि तुझे क्या पड़ी थी अपने साथ ये सब करने की? तू इस जेल में आ गई है, अपनी शक्ल देख कितनी खूबसूरत है, और जो जितना खूबसूरत होता है उतना ही बदकिस्मत होता है। अब हम सब भी तुझे मिलकर बचा नहीं सकते, बस तुझे देखकर अफसोस ही होगा। नहीं करना था तुझे ये सब कुछ। क्यों किया तूने? अपने पति की जान क्यों ले ली तूने? मैंने चिल्लाकर कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मैं चिल्लाई तो मुझे मेरे पूरे बदन में दर्द होता हुआ महसूस होने लगा था। मैं दर्द से चिल्लाने लगी थी। उस औरत ने मेरी हथेली पर फिटकरी का एक टुकड़ा रख दिया। मैंने कहा कि क्या है ये? उसने कहा कि ये तेरे काम आएगा, तू अपने इस जख्मों को धो ले, तेरे जख्म खराब नहीं होंगे, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता, इसलिए हम सब अपने पास एक एक फिटकरी का टुकड़ा रखते हैं। ये जल्दी इस्तेमाल नहीं होता, उसको जितना इस्तेमाल करो चलता रहेगा। जब खत्म हो जाएगा तो मुझे बता देना, मैं तुझे और लाकर दे दूंगी। अचानक से मेरे दिमाग में कुछ मंजर घूमने लगे और मैं फूट फूट कर रोने लगी। और उन्होंने कहा कि दुनिया बड़ी जालिम है, ये सब कुछ समझ गई होगी। मैं पूरा दिन इसी तरह पड़ी रही, मुझसे किसी ने भी कोई काम नहीं करवाए। एक दफा वह औरत आई जिसका नाम माधवी था, वह मुझे रात को लेकर गई थी। उसने कहा कि मनोरमा को कहो कि वह खाना बनाए, वह खाना बहुत अच्छा बनाती है। निशा ने कहा कि खाना उसी ने बनाया है, अभी अभी खाना बनाकर गई है और आराम कर रही है। उसने कहा कि आराम करने नहीं आई हो तुम लोग यहाँ, उसे कहो कि वह कोई और काम देख ले। और असल में मैंने सुबह से कोई काम नहीं किया था, ये लोग मेरी हिफाजत ही कर रही थी, मेरे लिए झूठ पर झूठ बोल रही थी ताकि मैं आराम कर सकूं। मैं उस फिटकरी के टुकड़े को हथेली में दबाई लेटी काल कोठरी की छत को देख रही थी। मुझे उमेश की बहुत याद आ रही थी। वह मेरा जीवन साथी था, मेरा हमसफर था, मेरा दोस्त था। हम लोग एक साथ पढ़ते थे। अगर आज वो मेरे साथ होता, इस दुनिया के क्या मजाल था कि मेरे साथ दुनिया इतना बुरा करती। लेकिन वह तो इस दुनिया से चला गया था, उसे तो उसके अपनों ने ही इस दुनिया से भेज दिया था और मुझ पर तो इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया था। अगर हम किसी से मोहब्बत करें तो क्या वह उसके साथ इतना बुरा कर सकते हैं? नहीं नहीं, हम तो उसकी एक नाराजगी से भी डरते हैं, तो फिर उसकी जिंदगी खत्म करना तो बहुत दूर की बात है। मैं ये सोच भी कैसे सकती थी? मुझे उमेश की बहुत याद आ रही थी। मैं बार बार रो रही थी, बार बार उसका नाम ले रही थी, उसे ऐसे बुला रही थी जैसे वह जिंदा है और जैसे अभी यहाँ पर आकर मुझे बचा लेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वह कहाँ से आता?
खुशियों के दिन बड़े कम होते हैं, बहुत कम वक्त के लिए आपके ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन दुख कम वक्त बड़े लंबे समय के लिए आपकी ज़िंदगी में आते हैं और इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ते। मेरे साथ भी यही हो रहा था। मुझे लगता था मेरी किस्मत सिर्फ एक ही दफ़ा बुरी होगी, लेकिन जैसा उस औरत ने कहा, मैं खूबसूरत थी, इसलिए मेरी किस्मत बार बार बुरी हो रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अगर आवाज़ उठाती तो आवाज़ को दबा दिया जाता था, और वह तो पूरे जेल का हेड था। एक लंबे कद का आदमी था, शक्ल से ही ऐसा लगता था न जाने कितने लोगों की बद्दुआएं ले चुका था। मैंने निशा से पूछा, ये सब कब से चल रहा है? उसने कहा कि बहुत सालों से यहाँ पर जो भी खूबसूरत लड़की आती है उसके साथ यही सब कुछ होता है। ये आदमी इस जेल का घटिया बादशाह है। उसके दो ही शौक है, एक तो हमें पता है, दूसरा उसे खाने का बहुत शौक है। और तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, इसलिए तुम्हें खाने के काम भी डाल दिए हैं। तुम एक काम करो, तुम खाना अच्छा मत बनाया करो ताकि तुम्हें ये काम तो न करना पड़े। तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना उसको बहुत पसंद है, इसलिए तुमसे ही काम करवाते हैं। मैं चुप हो गई। उसने कहा कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। तुम खुद इतनी परेशानी में हो, कुछ सोचती रहती हो, तुम्हारे चेहरे से कुछ पता नहीं चलता। ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर कोई जज्बात ही ना हो। मैंने कहा, अब मेरे अंदर वाकई में ऐसी कोई जज्बात नहीं, सिवाय एक भगवान के जिसको याद मैं जरूर करती हूँ। निशा ने कहा, मतलब? मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। मैंने कहा, बताओ कि तुम्हें और मुझे खाना बनाने में कोई समस्या नहीं है। खाना बनाने से मेरा थोड़ा दिन बीत जाता है, वरना दिमाग उल्टी सीधी सोचें आती रहती है। उसने कहा कि हाँ, ये तो है, इंसान काम में लग जाए तो अपने दुख के बारे में भूल जाता है। मैंने निशा से पूछा कि वह यहाँ पर क्यों आई है। उसने कहा कि मैं अपने देवर को इस दुनिया से विदा करके आ गई थी, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था। मैं तो पाप करके आई हूँ, इसलिए सजा काट रही हूँ, लेकिन तुम तो बेकसूर हो। ऐसा कोई नहीं है जो दोबारा से तेरा केस ओपन करवा सके, तुझे यहाँ से निकलवाए। मैंने कहा कि पता नहीं, हमारे जेल में हर दूसरे महीने में एक लेखक औरत आया करती थी जो पढ़ी लिखी थी, उनको सर्वे वगैरह करने थे। उसमें से एक लड़की का नाम रुबीना था। उसने जब मुझे देखा तो वो मेरे पास आ गई, मुझे कहने लगी, मुझे आपकी कहानी सुननी है। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी कहानी तो सुना दूंगी, लेकिन अभी मेरी कहानी अधूरी है। जब मैं अपनी कहानी पूरी कर लूंगी तब मेरी कहानी जरूर सुनना और लोगों को भी बताना। उसने कहा, क्या मतलब है आपका? मैंने कहा कि तुम दोबारा आओगी। उसने कहा कि हाँ, शायद हमारा दोबारा चक्कर लगेगा। मैंने कहा, तब तक मैं अपनी कहानी को पूरा कर लूंगी, फिर तुम्हें सुना दूंगी। और बड़ी हैरानी हुई और वहां से चली गई। मैं इस जुल्म को रोकना चाहती थी जो मेरे साथ हो रहा था और मुझसे पहले बहुत सी औरतों के साथ हो चुका था। मैं उस सब को ख़त्म करना चाहती थी, लेकिन मैं कैसे ख़त्म करती? हम लोग जब काम करते हैं तो हमें सब्जी काटने के लिए कुछ औजार वगैरह दिए जाते थे, लेकिन उसके बाद हमसे ले लिए जाते थे। हम पर गहरी नज़र रखी जाती थी। मुझे निशा ने एक औरत के बारे में बताया था जिसने बगावत करने की कोशिश की थी। उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। अभी भी सब उसको याद करते हैं जो इस तरह चुप बैठी रहती है। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में भी इसी तरह की बातें आती हैं, पर ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोचना भी नहीं। हम लोग बहुत बेबस हैं, मजबूर हैं। मैंने कहा, मेरे पास भी मजबूरी है। मेरा यहाँ से निकलने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि यहाँ से बाहर मेरी राह देखने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा कोई ना होगा जिसके लिए मैं यहाँ से निकलने की इच्छा करूँगी। मेरे माँ बाप तो दुनिया से तभी चले गए थे जब मैं बहुत छोटी थी। मुझे मेरी एक मौसी ने पाला और मेरी शादी करवा कर वह बाहर मुल्क चली गई। अब तो पता नहीं है कि यहाँ क्या क्या हो गया है। अपने पति को पा लिया था तो सोचा था बस मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया, अब यही मेरी जिम्मेदारी उठाएगा और यही मेरे ख्वाब पूरे करेंगे। उसी के साथ मैं खुशी रहूंगी और अपना खानदान भी बनाऊंगी, अकेली नहीं रहूंगी। मुझे दौलत नहीं चाहिए थी, उसके छोटे से घर में रहना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने क्या से क्या कर दिया था। माधवी नाम की औरत ने अपना डर बिठाया हुआ था। वह बात बात पर मुंह पर थप्पड़ मारती थी, ज्यादा गुस्सा करती तो डंडे भी बरसाने शुरू कर देती थी। एक दिन मेरे पास आई और मुझे कुछ पैसे दिए। मैंने कहा, ये क्या है? उसने कहा कि इनाम है तुम्हारा, क्योंकि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो और तुम बात भी मानती हो। मैंने कहा, लेकिन मैं इस पैसों का क्या करूंगी? उसने कहा कि अपने पास रखो, जब यहाँ से निकलोगी तब तुम्हारे काम आएंगे, और कुछ नहीं तो दांतों के लिए नया दंतमंजन खरीद लेना। इस बात से मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि मुझे उम्र कैद की सजा हुई थी। जब तक मैं यहाँ से निकलती शायद मेरे मुंह में दांत भी ना होते, यानी कि मैं बूढ़ी हो चुकी होती। मैंने उन पैसों को अपने पास रख लिया। मैंने कहा, ठीक है, धन्यवाद आपका। वह हंसती हुई वहां से चली गई। उसने कहा
कि तेरी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि तू हर बात पर सर हिला देती है, ना कोई सवाल करती है ना गुस्सा करती है, चुपचाप सबकी मान लेती है। लगता है तुझे भी यहाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैंने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया तो उसने कहा कि देखा, अभी भी नहीं बोली, बस इसी तरह तू हमेशा रहेगी तो फायदे में रहेगी, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दिया कर। कुछ खाने का दिल करे या कोई चीज़ चाहिए तो इतना तो मैं तेरे लिए कर सकती हूँ। मैंने कहा कि नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसने कहा कि ठीक है। मैंने उन पैसों को देखा और मेरे दिमाग में एक ख्याल आ गया। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। सुबह सुबह सब्जी काटने की ड्यूटी होती थी। सब्जियां उठाकर एक आदमी लेकर आया करता था। शायद वह मंडी से सब्जियां लाया भी करता था। उनको किचन में रख देता था। मैंने उसको पैसे दिए और उससे एक चीज़ मंगवाई। उसने कहा कि हाँ बेटा, ये चीज़ तो इधर सभी लोग मंगवाते हैं, फिटकिरी चाहिए ना तुम्हें? मैंने कहा कि हाँ जी, फिटकिरी चाहिए, लेकिन काफ़ी सारी चाहिए। उसने कहा फिक्र मत करो, तुम्हारे लिए और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरे लिए काफ़ी सारी फिटकिरी ले आया। निशा ने देख ली। उसने कहा क्या है? मैंने कहा कि तुमने ही तो कहा था ये बहुत काम आती है। उसने कहा कि हाँ तो ऐसा है। अब मैं रोज़ उस जेलर के लिए खाना बनाती थी। बहुत अच्छा खाना बनाती थी, इसलिए वह अलग से खाना बनवाता था। इसमें देसी घी, देसी मुर्गी, अच्छी अच्छी चीज़ें डलवाया भी करता था। उसके खाने के अंदर बिल्कुल भी तरी नहीं होता था। वह कहता था कि मुझे भुने हुए मीट और खाने अच्छे लगते हैं। अब तो उसे मेरे हाथ के खाने के अलावा कोई खाना उसे जचता ही नहीं था। एक दिन रात हुई तो मैं यूं ही चांद की तरफ देख रही थी, सोच रही थी जो चाल मैंने चली है, अगर आज वो कामयाब होगी तो इसका मतलब है कि आगे भी कामयाब रहेगी। बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। निशा ने कहा कि क्या हो गया है तुझे, नींद नहीं आ रही है? मैंने कहा कि वह अभी आती ही होगी ना, वह माधवी मुझे बुलाने के लिए। निशा ने कहा कि क्या तू उसका इंतजार कर रही है? पागल हो गई है क्या? नहीं आती तो ना आए, तू सो जा। मैंने कहा कि वह तो रोज ही आती है, तो आज भी आएगी। मैं सो जाऊंगी तो फिर आकर मेरी नींद खराब करेगी। इससे अच्छा है कि मैं जागती ही रहूं। निशा ने कहा कि मुझे तो बिल्कुल भी तेरी किसी बात की समझ नहीं आती। तू खुद सोच रही है वह तुझे लेने के लिए आएगी। अरे तू कृपा कर। मैंने कहा कि तुम नहीं समझोगी, लेकिन मैं काफ़ी देर तक उसका इंतजार करती रही। माधवी नहीं आई। अगले दिन भी नहीं आई और उसके अगले दिन भी नहीं आई। जब जेलर का खाना बना रही थी तो मैंने खाना ट्रे में डालकर उसके हवाले किया। मैंने पूछा कि तुम मुझे 3-4 दिन से लेने के लिए क्यों नहीं आई? उसने कहा कि जेलर साहब की तबीयत खराब है, इसलिए। मैंने कहा क्या ज़्यादा तबीयत खराब है? उसने कहा कि तू ऐसे क्यों पूछ रही है, जैसे तेरा पति है। मैं चुप हो गई। मैंने कहा नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रही थी, अगर तबीयत ज़्यादा खराब है तो खाने में कुछ और बना देती हूँ। उसने कहा कि चाहे वह आदमी मर भी रहा हो ना, खाना उसे यही खाना है। उसे यही सारे गलीज बहुत पसंद है। दाल खिचड़ी नहीं खाएगा। वह चाहे बिस्तर पर पड़ा क्यों ना रहे, मर जाएगा, लेकिन ये सब बिल्कुल भी नहीं खा सकता। इसलिए तुम्हें कोई भी हल्का फुल्का खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रा सा मसाला भी तुम हल्का मत करना, और यही चीज़ उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने कहा ठीक है, बस इसलिए पूछ रही थी। उसने कहा हाँ ठीक है, चलो अपना काम करो। मेरा तीर बिल्कुल निशाने पर जाकर लग गया था। अब माधवी मुझे लेने के लिए बहुत कम ही आती थी, क्योंकि हर दूसरे दिन जेलर साहब की तबीयत खराब रहती थी। एक दिन मैं बैठी मुस्कुरा रही थी। निशा ने कहा क्या हो गया है, किस बात पर हंस रही है? कोई पुरानी अच्छी यादें आ गई क्या? मैंने कहा यादें तो मेरे पास बहुत सारी है, लेकिन उन यादों पर नहीं हंस रही हूँ। यादों के बारे में सोचकर मुझे अब हंसी नहीं आती, किसी और बात पर हंस रही हूँ। वह लेखक लड़की रुबीना इस बार आई और मैंने उसे अपनी कहानी सुना दी। मैंने उससे कहा कि इस कहानी को अभी बाहर मत निकालना, कुछ साल के बाद बाहर निकाला। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन आपकी कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। मैंने कहा अभी तो तुम्हें उसको पूरा भी करना है, दोबारा आओगी तो फिर बता दूंगी। उसने कहा कि अगर आप कहें तो मैं आपके लिए किसी से बात करती हूँ। आप तो अभी जवान हैं, आपका केस फिर से ओपन करवाते हैं। हमारे ही कॉलेज में कुछ लोग वकालत कर रहे हैं और उनको एक्सपीरियंस के लिए कुछ केस भी सुलझाने होते हैं। मेरा एक दोस्त है, वकील बन रहा है, और मैं लेखक हूँ। हम दोनों शादी भी करेंगे। वो मेरा मंगेतर है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अमीर है, उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। अगर आप कहें तो मैं आपका केस ओपन करवाऊंगी, आपको यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। मैंने कहा कि मैं यहाँ रहूँ, ये यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, मेरे लिए ज़िंदगी में कुछ नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। लेकिन उस लड़की ने बड़ी अजीब सी बात की। उसने कहा कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, पर आप तो खुद तो है ना। मैं चुप हो गई। उसने जाते जाते कहा
कि मैं बात करूंगी कि आपका केस फिर से ओपन किया जाए, क्योंकि आप अभी जवान हो और इस बात से मुझे एक उम्मीद तो मिली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मेरे लिए इतनी जल्दी आसानी होगी। वक्त इसी तरह बीत रहा था। अभी हफ्ते भर ही बीते थे। एक दिन माधवी ने मुझे कहा कि आज खाना मत बनाना जेलर साहब के लिए। मैंने कहा क्यों? कहने लगी छुट्टी पर चले गए हैं, उनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो रही थी तो अपने घर वालों के पास चले गए हैं। 2-3 दिन तक आराम करेंगे, फिर वापस आएंगे। जब जेल में जेलर साहब नहीं होते थे तो जेल का माहौल कुछ अलग ही होता था। यहाँ कोई किसी से डरता नहीं था और सब अपनी मर्जी से इधर उधर फिरते रहते थे। माधवी का फिर भी डर रहता था, लेकिन वह पूरा दिन हमारे सर पर नहीं मंडराती रहती थी। उसके ऊपर भी कई काम होते थे। जेलर साहब वापस आ गए और 1 हफ्ते तक फिर से यही मौजूद रहे, लेकिन मुझे कोई बुलाने के लिए नहीं आया। एक दिन सुबह सुबह ही खबर पूरे जेल में फैल गई कि जेलर साहब बेहोश होकर गिर गए हैं और उनकी हालत बहुत खराब मालूम हो रही है। जल्दी यहाँ से डॉक्टर के पास ले जाने का इंतजाम किया गया है। लेकिन शाम तक खबर आई कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके बदन के बहुत सारे हिस्से खराब हो चुके थे, इसलिए वह इस दुनिया से चले गए हैं। जिस दिन हमें पता चला कि वह इस दुनिया से चला गया है, उस दिन तो जेल में दिवाली जैसे जश्न मनाया गया था। वह एक जुल्मी इंसान था। उसने हम सब की बहुत बद्दुआएं ली थी, हम सब पर बहुत जुल्म किया था। उसका इस दुनिया से चले जाना ही हमारे लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं था। मुझे उस दिन एक और खुशखबरी मिली। मेरे केस को फिर से खुलवाया जा रहा है और उस केस पर वही वकील काम कर रहा है। अगर मेरे पति ने सब कुछ मेरे नाम ही कर दिया था तो फिर मुझे उसको जान से मारने की क्या ज़रूरत थी। उम्मीद थी मेरा केस मजबूत हो गया। एक दिन निशा ने मुझसे कहा कि तेरे सामान में तो फिटकरी ही खत्म हो गई है। मैंने कहा अब हम में से किसी को भी फिटकरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खास करके मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा लेकिन जो फिटकरी हमने तुम्हें दी थी वह कहाँ चली गई है? इतनी जल्दी तो ख़त्म नहीं होती। मैंने कहा कि वह इस्तेमाल हो गई है। उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहा कहीं तूने? तो मैंने कहा हाँ, वह मैं ही थी। मैं ही उस जेलर का खाना बनाती थी और रोज़ाना उसके खाने के अंदर फिटकरी को मिला दिया करती थी। फिटकरी हमारे जख्मों को खराब होने से बचाती है, हड्डियों के लिए एंटीसेप्टिक का काम करती है, लेकिन अगर आप उसे ज़्यादा तादाद में रोज़ खाएं तो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। निशा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उसने कहा कि तू बड़ी ही खतरनाक निकली। मैंने कहा और क्या जुल्म सहती रहूं, और चुप हो गई। उसने कहा कि मेरे साथ ये राज हमेशा मेरे दिल में रहेगा, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो मैंने कहा कभी नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा। पता चलना होता तो कभी का पता चल गया होता। अब मेरा केस चल रहा है। लेखिका मुझसे रोज मिलने के लिए आती है, उसे भी मैंने ये सब कुछ बता दिया। वह बहुत हैरान होती, लेकिन मेरी तारीफ भी करती रहती है। जुल्म को ख़त्म करने के लिए किसी न किसी को तो कदम उठाना ही पड़ता है। आपने बहुत अच्छा काम किया। मुझे रोज़ उम्मीद दिलाती है शायद मैं इस जेल से निकल जाऊंगी, लेकिन ना भी निकलूं तो इस बात की तसल्ली रहेगी मुझ पर और बहुत सारे लोगों पर जुल्म करने वाले को मैंने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया है। अब आप लोग बताइए कि क्या मैंने ठीक किया? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।